जय भवानी, जय शिवाजी। आज हम एक वीडियो स्रोत के आधार पर बात कर रहे हैं जिसका शीर्षक है छत्रपति शिवाजी महाराज के 7 ऐसे अनजान रहस्य। पर हमारा इरादा सिर्फ इन रहस्यों की लिस्ट बनाना नहीं है। हम इन अलग अलग धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पहलू उन्हें सिर्फ एक महान योद्धा नहीं बल्कि एक युग प्रवर्तक बनाते हैं। मतलब एक ऐसे शासक जो अपने समय से सदियों आगे की सोच रहे थे। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। देखिए, इतिहास अक्सर विजेताओं की कहानियां सुनाता है, लेकिन वो ये बताना भूल जाता है कि जीत को टिकाऊ कैसे बनाया जाता है। सही बात है। किसी भी महान लीडर की असली पहचान युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि उनके प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों में छिपी होती है। अच्छा। और ये स्रोत हमें उन सुधारों को देखने का एक बेहतरीन मौका देता है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि 350 साल पहले लिए गए ये फैसले आज भी इतने प्रासंगिक लगते हैं कि हैरानी होती है। हाँ, तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से कोई उम्मीद भी नहीं करेगा। जब हम शिवाजी महाराज की सेना के बारे में सोचते हैं तो हमें घोड़ों पर सवार सैनिक याद आते हैं। हाँ, जाहिर है। लेकिन उनकी असली ताकत शायद जमीन पर नहीं बल्कि लहरों पर थी। स्रोत उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना का जनक कहता है। यह बहुत बड़ा टाइटल है। बहुत बड़ा। हाँ, और ये कोई खोखला दावा नहीं है। उन्होंने 1657 में ये बात समझ ली थी। मतलब सोचिए कितना पहले। हाँ, बहुत पहले। कि भविष्य में असली राज उसी का होगा जिसके पास समंदर की ताकत होगी। जब मुगल और बाकी सल्तनतें जमीन के लिए लड़ रही थी, उनकी नजरें समंदर पर थी। और उन्होंने सिर्फ कुछ नावों का बेड़ा नहीं बनाया, नहीं, बल्कि एक पूरी संगठित नौसेना खड़ी की जिसमें गुराब और गलीवत जैसे लड़ाकू जहाज थे। और इन जहाजों को सुरक्षित रखने के लिए विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग जैसे अभेद्य समुद्री किले बनवाए। बिल्कुल, जिनका मकसद था अंग्रेजों और पुर्तगालियों जैसी विदेशी ताकतों को समंदर में ही उलझाए रखना। यहाँ जो बात फैसिनेट करती है वो ये है कि ये सिर्फ एक रक्षात्मक रणनीति नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आक्रामक आर्थिक रणनीति थी। अच्छा, उस जमाने में समंदर पर कब्जा करने का मतलब था व्यापार के रास्तों पर कब्जा करना। ये उस दौर के सिल्क रूट जैसा था। जिसके हाथ में ये रास्ते थे, अर्थव्यवस्था उसी के हाथ में थी। सही है। शिवाजी महाराज सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहे थे, वो विदेशी शक्तियों की आर्थिक कमर तोड़ने का इंतजाम कर रहे थे। ये उनकी दूरदर्शिता का पहला और शायद सबसे बड़ा सबूत है। मतलब उन्होंने स्वराज्य के बाहरी समुद्री सीमाओं को तो भविष्य के लिए सुरक्षित कर लिया। जी। लेकिन एक राज्य की नींव सिर्फ सीमाओं पर नहीं, उसके अंदर की संस्कृति और पहचान पर भी टिकी होती है। सही बात है। और यहीं पर दूसरा रहस्य सामने आता है जो उनकी भाषा और संस्कृति से जुड़ा है। हाँ। इस वीडियो में एक दिलचस्प बात सामने आती है कि उस समय सरकारी कामकाज की भाषा वो फारसी और उर्दू थी। हाँ, ज्यादातर वही चलती थी। मतलब राजा और प्रजा के बीच भाषा की एक दीवार थी। जी। लेकिन अपने राज्याभिषेक के बाद महाराज ने इस दीवार को गिराने का फैसला किया। उन्होंने राज्य व्यवहार कोश बनवाया। हाँ, एक संस्कृत शब्दकोश। जी। इसका मकसद था प्रशासन में इस्तेमाल होने वाले फारसी शब्दों की जगह संस्कृत और मराठी के शब्द लाना। और ये सिर्फ शब्दकोश बना नहीं था, एक आदेश जारी किया गया था। बिल्कुल, कि अब से सारा सरकारी काम इसी नई शब्दावली में होगा। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था? मतलब प्रशासन में सिर्फ कुछ शब्द बदल देने से जमीनी स्तर पर वाकई कोई फर्क पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाँ है। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा। ये प्रतीकात्मक था लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। इसे आप उस दौर का प्रशासनिक डीकोलोनाइजेशन कह सकते हैं। प्रशासनिक डीकोलोनाइजेशन? हाँ, जब आप अपनी भाषा में काम करते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं बदलते, आप एक मानसिकता बदलते हैं। आप ये संदेश देते हैं कि आपका शासन और आपकी पहचान किसी बाहरी ताकत की मोहताज नहीं है। सही। इससे आम लोगों को लगता है कि ये हमारा राज है क्योंकि ये हमारी भाषा में बात करता है। ये आत्मविश्वास भरने जैसा था। ये स्वराज को एक सांस्कृतिक पहचान देने जैसा था। ये दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं बल्कि सत्ता और अपनेपन का प्रतीक भी है। अपनी भाषा मतलब अपना राज। और ये अपनेपन का एहसास तभी मजबूत होता है जब राज्य में हर कोई, खासकर सबसे कमजोर, खुद को सुरक्षित महसूस करे। बिल्कुल। और ये हमें तीसरे और शायद सबसे जरूरी पहलू पर लाता है, महिलाओं का सम्मान, जो कि बहुत जरूरी है। स्रोत बहुत जोर देकर यह दावा करता है कि उनका राज्य महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता था। उनकी सेना के लिए एक बेहद सख्त और स्पष्ट आदेश था, दुश्मन के इलाके में भी किसी औरत, बच्चे या बूढ़े का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर युद्ध में कोई महिला बंदी बना ली जाती तो उसे पूरे सम्मान के साथ उसके घर वापस भेजा जाता था। और ये सिर्फ एक नैतिक सलाह नहीं थी, ये कानून था। बिल्कुल कानून था। अगर कोई सैनिक, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता तो उसे मौत की सजा तक दी जा सकती थी।
न्याय में कोई भेदभाव नहीं था। यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये केवल एक अच्छा नैतिक सिद्धांत नहीं था, नहीं। अब ये एक बेहतरीन राजनीतिक रणनीति भी थी। शिवाजी महाराज जानते थे कि एक मजबूत स्वराज्य की नींव सिर्फ किलों पर नहीं बल्कि समाज के विश्वास पर रखी जाती है। बिल्कुल सही। जब राज्य में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं तो परिवार स्थिर होते हैं, और जब परिवार स्थिर होते हैं तो समाज स्थिर होता है, और एक स्थिर समाज ही एक मजबूत राष्ट्र बना सकता है। तो महिलाओं की सुरक्षा उनके लिए सिर्फ धर्म का मामला नहीं था, ये स्टेट पॉलिसी थी, राज्य की स्थिरता का आधार थी। तो एक तरफ समाज के अंदर न्याय की नींव रखी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ स्वराज्य को भविष्य के लिए भी सुरक्षित किया जा रहा था, और वो भी एक ऐसे तरीके से जो आज भी हमें हैरान कर देता है। चौथा रहस्य उनकी पर्यावरण नीति से जुड़ा है। ये तो आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। ये सुनकर शायद आज यकीन ना हो, लेकिन स्रोत बताता है कि लगभग 350 साल पहले महाराज ने पेड़ काटने पर पाबंदी लगा दी थी। सोचिए जरा। उनके आदेश साफ थे, किलों के निर्माण या नौसेना के लिए जहाज बनाने जैसे जरूरी कामों के लिए भी आम, सागवान या फलदार पेड़ नहीं काटे जाएंगे। और अगर कोई पेड़ काटना बहुत ही जरूरी हो तो उसकी जगह 5 नए पेड़ लगाना अनिवार्य था। स्रोत के मुताबिक वो जंगल को स्वराज्य की असली दौलत मानते थे। और यहीं पर वो आहा मूवमेंट आता है ना? आज की बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी सालाना रिपोर्ट में सस्टेनेबिलिटी लिखने के लिए करोड़ों खर्च करती हैं। सही बात। और यहाँ एक राजा 350 साल पहले बिना किसी कॉर्पोरेट दबाव के ये समझ रहा था कि असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि जंगल और पानी है। ये सिर्फ पर्यावरण प्रेम नहीं था। नहीं, ये एक अर्थशास्त्री की सोच थी। वो जानते थे कि जंगल खत्म तो पानी खत्म, पानी खत्म तो खेती खत्म, और खेती खत्म तो स्वराज्य खत्म। बिल्कुल। ये आज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वो परिभाषा है जिसे वो बिना किसी किताबी ज्ञान के जी रहे थे। वो जंगल को राज्य की दौलत कहते थे, लेकिन जहाँ तक उनकी अपनी दौलत की बात है तो यहाँ एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है। 5वां रहस्य, इतने बड़े साम्राज्य के मालिक होने के बावजूद उनका जीवन एक तपस्वी जैसा सादा था। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि वे मांसाहारी नहीं थे और किसी भी तरह के नशे से दूर रहते थे। उनका ज्यादातर समय या तो युद्ध के मैदान में बीतता था या अपनी प्रजा, जिसे वो रैयत कहते थे, उसकी भलाई की योजनाएं बनाने में। हाँ, वो खुद को राजा नहीं बल्कि अपनी प्रजा का रक्षक मानते थे। इस सादगी का एक बहुत गहरा राजनीतिक संदेश है। क्या? उस दौर में जहां दूसरे राजा और बादशाह अपनी शानो शौकत और आलीशान महलों के लिए जाने जाते थे, शिवाजी महाराज का सादा जीवन ये संदेश देता था कि राजा राज्य का मालिक नहीं, उसका ट्रस्टी है। राजा और राजयोगी का संतुलन। बिल्कुल। एक ऐसा शासक जो शक्ति का इस्तेमाल को करता है लेकिन उसके मोह में नहीं पड़ता। एक सादा जीवन, लेकिन एक ऐसा दिमाग जो किसी भी तरह से सादा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से आता है छठा रहस्य, जो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लगता है, उनका जासूसी नेटवर्क। मैं हमेशा से उनकी सैन्य जीतों के बारे में पढ़ता आया हूँ, लेकिन ये जासूसी नेटवर्क वाली बात, तो ये तो पूरी कहानी बदल देती है। उनके जासूसों के प्रमुख का नाम था बहिर्जी नाइक। हाँ, बहिर्जी नाइक, जिनका नेटवर्क सिर्फ दुश्मन के राज्यों में ही नहीं बल्कि कहा जाता है कि औरंगजेब के दरबार तक फैला हुआ था। स्रोत में एक मजेदार बात कही गई है। हाँ। कि दिल्ली के महल में क्या पक रहा है इसकी खबर उन्हें रायगढ़ के किले पे मिल जाती थी। और वो अपने जासूसों की कीमत समझते थे, उन्हें मुंह मांगी तनख्वाह देते थे। सैन्य दुनिया में एक बड़ी दिलचस्प कहावत है कि ताकतवर होना और ताकतवर दिखना दो अलग बातें हैं। और शिवाजी महाराज इस खेल के मास्टर थे। कैसे? उनका जासूसी नेटवर्क एसिमेट्रिक वॉरफेयर का सबसे बड़ा हथियार था। मतलब अगर दुश्मन हाथी है तो आप चींटी बनकर उसकी सूंड में घुस जाओ। आप उसे तलवार से नहीं बल्कि सही जानकारी से हराते हो। बिल्कुल। ये नेटवर्क उनकी सेना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर था। अच्छा। संख्या में कम होते हुए भी वो हमेशा दुश्मन से 2 कदम आगे रहते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि दुश्मन कब, कहां और कैसे हमला करने वाला है। उनकी कई जीतें तलवार से नहीं बल्कि इसी अदृश्य युद्ध से हुई थी। एक अनुशासित सेना, एक सुरक्षित समाज, एक बेजोड़ जासूसी नेटवर्क। इन सब चीजों को चलाने के लिए एक चीज सबसे जरूरी है, पैसा और वफादारी। बिल्कुल। और सेना को पैसा देने के तरीके में ही उनका शायद सबसे बड़ा और क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार छिपा था। ये है 7वां और आखिरी रहस्य, जागीरदारी प्रथा का अंत। हाँ, उस जमाने में एक प्रथा थी जागीरदारी। राजा अपने सैनिकों और सेनापतियों को वेतन के बदले जमीन का एक टुकड़ा यानी जागीर दे देते थे। नतीजा ये होता था कि ये सैनिक धीरे धीरे जमींदार बन जाते थे और अपनी जमीन पर रहने वाले किसानों का शोषण करते थे। और उनकी वफादारी राजा से ज्यादा अपनी जागीर से हो जाती थी। शिवाजी महाराज ने सामंती प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने अपने सभी सैनिकों और अधिकारियों को हर महीने नकद वेतन देने की शुरुआत की। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी थे।
पर ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना रहा नहीं होगा। मतलब एक कैश बेस्ड सिस्टम चलाने के लिए तो खजाने में लगातार पैसा होना चाहिए। हाँ, एक पूरी अर्थव्यवस्था को उस हिसाब से ढालना पड़ता है। ये उन्होंने कैसे मैनेज किया? ये उन्होंने एक मजबूत टैक्स सिस्टम से मैनेज किया। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि उन्होंने ये किया क्यों। ठीक है। इसके 3 बड़े फायदे थे। पहला, सेना का अनुशासन और वफादारी। जब वेतन सीधे राजा के खजाने से आता था तो सैनिक सिर्फ और सिर्फ राजा के प्रति वफादार होते थे, किसी स्थानीय जमींदार के प्रति नहीं। दूसरा, किसानों की सुरक्षा। बिल्कुल, इस व्यवस्था ने किसानों को सामंती शोषण से बचाया। अब कोई सैनिक उन्हें अपनी निजी संपत्ति समझकर लूट नहीं सकता था। और तीसरा, केंद्रीकृत शक्ति। जमीनें बांटने से जो शक्तिशाली जागीरदार पैदा होते थे, जो बाद में खुद राजा के लिए खतरा बन जाते थे, उस व्यवस्था को महाराज ने पनपने ही नहीं दिया। सत्ता पूरी तरह उनके हाथ में केंद्रित रही। हाँ, ये एक स्थिर और न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की नींव थी, जो सीधे राजा और प्रजा के रिश्ते पर आधारित थी। बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने 7 बिंदुओं पर बात की। समंदर पर कब्जा करने वाली एक दूरदर्शी नौसेना, अपनी भाषा को सम्मान देकर सांस्कृतिक आत्मविश्वास जगाना, महिलाओं को सुरक्षा देकर एक स्थिर समाज की नींव रखना, पर्यावरण को राज्य की असली दौलत मानना, एक राजा का सादा जीवन जो उसे मालिक नहीं रक्षक बनाता है, एक अदृश्य जासूसी नेटवर्क जो दुश्मन को अंदर से खोखला कर दे, और आखिर में नकद वेतन की व्यवस्था जिसने सेना को अनुशासित और किसानों को सुरक्षित बनाया। बिल्कुल। ये सारी बातें मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक, एक समाज सुधारक और एक सच्चे युग प्रवर्तक के रूप में स्थापित करती हैं। उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं जीता, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जो न्याय, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? इन सभी प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों को देखते हुए ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन और लंबा चलता और पूरे भारत में फैलता तो शायद आज देश का सामाजिक और आर्थिक ढांचा कैसा होता? हाँ, क्या हम एक ज्यादा न्यायपूर्ण, ज्यादा पर्यावरण के प्रति सजग और शायद ज्यादा आत्मनिर्भर समाज होते? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास में नहीं बल्कि हमारी कल्पना और विश्लेषण में खोजना होगा।